नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में पढ़ेंगे हम ट्रैफिक रूल से संबंधित एमसीक्यू। जी बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में आपको इसी क्लास के अंदर आपदा प्रबंधन की भी क्लास मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जानकारी के लिए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि भाई हमने क्या किया है, क्रैश कोर्स शुरू किया है ग्रुप 56 और 57 के लिए 499 रुपये में। जो लेने का इच्छुक हो ले सकता है। इसके अंदर आपको यातायात नियम कंप्लीट करवाए जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन है। इसके अलावा जो आपकी पर्यावरण अध्ययन है और पर्यावरण अध्ययन के अलावा जो अपनी योजनाएं हैं और रूरल मार्केटिंग हरियाणा की योजनाएं, हरियाणा जी के रीजनिंग मैथ और हिंदी, ये सारी चीज़ कवर होगी इस अपने क्या क्रैश कोर्स के अंदर। बाकी आप यूट्यूब पे ये क्लास देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। ये डेमो तौर पे आपके लिए डाल रहा हूँ, देख लीजिए आप एक बार। भाई देखो, पहला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? तो जी ये लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यातायात में आदेश देने के संकेत को, आदेश देने का संकेत किस प्रकार का होता है? तो सुनिए, संकेत मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। एक आयताकार, एक आपका गोलाकार और एक आपका त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार तो हमेशा याद रखना चेतावनी वाला होता है। कैसा होता है जी? चेतावनी वाला होता है। डेंजर का देखा होगा आपने, खंबे वगैरह पे लगा होता है। अच्छा, और अपने गोलाकार का क्या होता है जी? गोलाकार का होता है जी आदेश, ठीक है। गोलाकार का क्या होता है? आदेश। और जो आपका आयताकार होता है, इसका मतलब क्या होता है? सूचना देना। अब देखिए इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। गोल, कोई भी चीज़ गोल, ये गोलाकार है। इसमें जैसे लगा दिया कि भाई यहाँ पर बाइक दे दी और बाइक दे के काटा मार दिया, इसका मतलब बाइक यहाँ पे नहीं चला सकते, ठीक है। पक्का आदेश दे रखा है, नहीं चला सकते तो नहीं चला सकते भाई। आयताकार सूचना, यहाँ सूचना दे रखी है, आप पढ़ो तो पढ़ो, ना पढ़ो तो ना पढ़ो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुजाकार, इसका मतलब चेतावनी। त्रिभुज के अंदर कोई भी चीज़ लिखकर मना कर दिया तो वो क्या है? अपना ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जाना खतरनाक है, ठीक है, तो वो चेतावनी दी जाती है। चलिए ये चीज़ आपको कवर करनी है। इसके बाद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदेश का भाई, आदेश का गोलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? 1 साल की होती है जी। टीजीटी के एग्जाम में आ लिया है जी बिल्कुल। तो इससे संबंधित अपन एक और नया बनाया है कि भारत में लर्निंग लाइसेंस यानी ड्राइविंग सीखने के लिए जो लाइसेंस अस्थायी रूप से अपने को मिलता है वो कितने महीने का वैलिड होता है जी? कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए वैलिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए, ट्रैफिक लाइट में सबसे ऊपरी लाइट होती है। तो ट्रैफिक लाइट में देखा जाए तो 3 लाइटें होती है, 1 2 3, ठीक है। अब ट्रैफिक लाइट में सबसे ऊपरी लाइट होती है जी लाल रंग की, ठीक है, और बीच वाली कैसी होती है? पीले रंग की। और अपनी बात करूं, नीचे वाली कौन सी होती है? हरी। लाल का मतलब होता है कि भाई आप रुक जाइए। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? लाल। लाल बत्ती देखते ही आपको क्या? स्टॉप, मतलब रुक जाइए, ठीक है। अब लाल के बाद तुरंत 2-3 सेकंड के लिए येलो बत्ती आती है, पीली बत्ती आती है। उसका मतलब होता है कि तैयार हो जाइए, ग्रीन बत्ती होने वाली है, ठीक है। लाल के बाद लाल बत्ती है, पीली होगी, उसका मतलब तैयार हो जाइए, और फिर ग्रीन हो जाएगी 2-4 सेकंड में, उसका मतलब चल पड़िए, ठीक है। और कई बार शाम के टाइम जब ट्रैफिक कम होता है उस समय पीली बत्ती क्या है? जग बुझ करती है। अपनी सिंपल भाषा में बोले ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। उसका मतलब होता है दाएं बाएं देखिए और आराम से निकल जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? सड़क सुरक्षा चिन्हों को हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? मुख्यतः दे रखा है 3 में। कौन कौन से? आदेश वाला, त्रिभुज मतलब चेतावनी वाला, और सूचना वाला। आयताकार, आयताकार बना देते हैं भाई, लीजिए वर्ग हो गया तो आयताकार, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं।
मुख्यतः। बाकी अलग अलग भी होते हैं, ठीक है, जैसे वो कुछ और एक्स्ट्रा भी होते हैं, कहने का मतलब जैसे हॉस्पिटल वालों के लिए अलग से बनाए जाते हैं थोड़े बहुत है। मुख्यतः 3 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर लिखा गया, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक महीने 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच बनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी आप लगा लीजिए, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, कितने दिन हो गए जी, ये 7 दिन हो गए पूरे। तो 7 दिन तक सड़क सुरक्षा सप्ताह लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष के लिए वैध होते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि जो पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं जो अपने बनते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, लगा लीजिए आप, ठीक है, तो ये आपके जिस तारीख को पंजीकरण हुआ उससे 15 साल के लिए बन गए, ठीक है। अस्थायी कितने के लिए बना, अस्थायी 6 महीने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी बनता है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। आप अच्छा उसके बाद में इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं 5 साल के लिए। कितने साल के लिए और रिन्यू करवा सकते हैं, 5 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। चलिए अगले पे आ जाइए। 50 सीसी से कम 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले मोटर वाहन को चलाने की अनुमति तब दी जाती है जब व्यक्ति 2.5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है। तो जब व्यक्ति 16 साल का हो जाए तो 50 सीसी से कम, माइनस कर देता हूँ, कम, अगर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता है तो चला सकता है। 16 साल का हो, 16 साल का तो होना चाहिए। 16 साल का व्यक्ति 16 का 17 का आ जाए पेपर में तो भाई चला सकता है। 16 साल का होते ही अपना 50 सीसी से कम क्षमता वाला इंजन वाले वाहन चला सकता है, 50 से ज़्यादा वाले नहीं चला सकता। तो 50 से ज़्यादा वाला कौन चलाएगा, 50 सीसी या 50 सीसी से अधिक, या 50 सीसी से अधिक, मतलब 18 साल का होने में तो किसी प्रकार का वाहन चला सकता है। अभी सीधी सी बात ये है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम की धारा डॉट गति सीमाओं से संबंधित है। जो गति की सीमा निर्धारित की जाती है, आपने देखा होगा कि भाई ऐसे एक गोलाकार आदेश दिया मिलेगा, 80 लिख दिया, यहाँ पे एक गाड़ी बना दी भाई, यहाँ क्या बना दी, एक गाड़ी बना दी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप गाड़ी को 80 की स्पीड तक चलाइए, इससे ज़्यादा ना चलाइए, आदेश दे रखा है, ठीक है, आदेश दे रखा है। तो भाई गति का जो अगर धारा पूछ रही है, इन्होंने क्या पूछे, धारा, तो धारा आएगी जी 112। अगर ज़्यादा स्पीड में चलाओगे आगे पुलिस वाले खड़े मिलेंगे। आजकल तो गति का मीटर भी आ चुका है, दूर से पता लग जाता है कि कितनी स्पीड में चला रहे हो आप, ठीक है, कितनी स्पीड में चला रहे हो, तो दूर से ही पता लग जाता है। चालान बाद में गाड़ी रोक के करवा लेता है। अगर नहीं रोकोगे तो पुलिस वालों की गति आपसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो गति ज़्यादा होती है, उनकी गाड़ी का नंबर क्या होगा, 112 होगा। तो गति से संबंधित 112 याद करना। चलिए अगले पे आइए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा डॉट वजन सीमा और उपयोगी सीमा, मतलब है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किस में आएगा, 113 में। अगर ज़्यादा लोड कर लेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी, ठीक है, और गाड़ी पलट जाएगी तो अपनी 13वीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 13वीं, तो मतलब 113 याद करना, ठीक है। धारा क्या रहेगी, 113, ऐसे ही याद होगी, धारा बहुत है भाई, ठीक है, डेली आपको 3-4 कराऊंगा। चलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा शराब पीकर गाड़ी चलाने या ड्रग्स के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति से संबंधित है। तो ये धारा रहेगी जी 185। 185 धारा क्या बताती है, 185 धारा बताती है कि शराब पीकर या किसी प्रकार का अन्य नशीला पदार्थ लेकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अच्छा, इसके बाद में जुर्माने का प्रावधान कितना किया गया है, 2019 में नए वोटर वाहन एक्ट के तहत, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2020 को लागू हुआ। नया वोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 2020 को। कौन सा अधिनियम था, 2019 का मोटर वाहन अधिनियम है, तो ये लागू हुआ। इसमें क्या किया गया कि 2000 रुपये पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना था, अब इसको
10,000 कर दिया गया है, ठीक है। बोले 2-3 हज़ार की तो पार्टी करके आते हैं, फिर बाद में इनका 2,000 रुपये दे देते हैं, मतलब कई शहरों में ऐसी सिस्टम होता है भाई, ठीक है। तो बोले 10,000 तो कम से कम रखो, ठीक है, ताकि लोग डरे और ऐसा काम ना करें। तो ये चीज़ याद रखना, आपका ये चीज़ रहेगी भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माना 2,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,000 रुपये कर दिया गया है। जी बिल्कुल 10,000 सही रहेगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने या सवारी करना जुर्माना है। बताइए, बिना लाइसेंस अगर आप सवारी करते हैं, सवारी का मतलब पीछे बैठना नहीं, ठीक है, गाड़ी चलाना, ठीक है, तो भाई कितना जुर्माना रहेगा, 5,000 रुपये लगेगा। लाइसेंस रखना पास में, बिना लाइसेंस 5,000 का, शराब पीकर चलाए तो डबल 10,000 का लगेगा जुर्माना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बिना हेलमेट के सवारी करना जुर्माना है, यानी बिना हेलमेट बाइक चलाना, ठीक है। और यह आ जाए कि बिना सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट, गाड़ी के अंदर क्या है, सीट बेल्ट है, और अपने बाइक पर हेलमेट अगर आपका नहीं पहना हुआ है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कितना, 1,000 रुपये, ठीक है। हेलमेट नहीं है आपके सर पे, 1,000 रुपये। सीट बेल्ट नहीं बांध रखा तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वो मोटर वाहन अधिनियम की धारा सिर की सुरक्षा आवश्यक से संबंधित है, यानी सिर की सुरक्षा, सिर मतलब अपना बोले हेड, सिर का सुरक्षा कौन करता है भाई, हेलमेट करता है। तो जो सिर की सुरक्षा हेलमेट अनिवार्य किया गया है, ये किस धारा में अनिवार्य किया गया है, 129 धारा 129 में आपका हेलमेट यानी सिर की सुरक्षा अनिवार्य बताई गई है मोटर वाहन अधिनियम के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, 129। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो, मरीग मरीचिका किसे कहते हैं। तो कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, सड़क पे जा रहे हैं और आपको लगता है कि यार आगे पानी पड़ा है, ठीक है, क्या लगता है आपको कि आगे सड़क पर पानी पड़ा है, आप धीरे कर लेते हैं गाड़ी या बाइक, महसूस होता है। नज़दीक जाकर देखते हैं तो मतलब कुछ नहीं नज़र आता, ठीक है। फिर आप सोचते हैं कि छाया थी वो, तो है ना तो वो छाया थी ना वो पानी था। तो ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम गर्मियों के समय बनता है, ज़्यादातर राजस्थान रेगिस्तान में देखने को मिलता है। गर्मियों के समय जो अपने को एहसास होता है, ठीक है, ये आप ईवीएस वाले सर आपको अच्छे से बताएंगे कि इसका रीज़न क्या होता है और भी, ठीक है। तो ना तो वो पानी होता ना, और इसमें क्या लगेगा कि सड़क के ऊपर होने वाले पानी का एहसास। जी बिल्कुल, तो पानी का एहसास होता है लेकिन पानी वो नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जी, अभी आज ही जाइए अपने डिवाइन स्टडी ऐप पे और ये ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में आगे कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगी किसकी भाई, इसके बाद आपको आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये अपनी जो बुक है मार्केट में रणभूमि 2 एडिशन अवेलेबल है। टीजीटी में धुआं उठाया था भाई, टीजीटी में आए भी आसान क्वेश्चन थे, ये भी बोलेंगे। तो सभी क्वेश्चन देखने को मिले। आपदा प्रबंधन, यातायात नियम, पर्यावरण अध्ययन, हरियाणा की योजनाएं और बजट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एक छोटी सी किताब में मात्र 90-100 रुपये की दुकान पे मिलती है। तो इसको आज ही परचेज कर लीजिए। अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी भाई आपकी, ठीक है। मेरी तरफ से गुड बाय। हेलो गाइड्स, कैसे हो। मैं पवन सर दीवान सिंह एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगेन आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन लेके आया हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि नोटिफिकेशन में क्लियर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। तो ये लेसन क्या है, इसके कितने टॉपिक हैं, किस प्रकार से इस लेसन को हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी की सारी बातें इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेसन आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, सिटी मेंस के एग्ज़ाम के लिए मेनली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके अलावा जो हमारे डी ग्रुप के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है, आपदा प्रबंधन।
अब आपदा का मतलब होता है आने वाली कोई भी प्रॉब्लम या आने वाली कोई भी समस्या, ये होती है आपदा। जैसे आपदा बहुत प्रकार से आ सकती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्रबंधन मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उससे लड़ने के लिए हमें जो साजो सामान चाहिए उसकी व्यवस्था हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये होता है आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा लेसन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आपदा जो है ये कितने प्रकार की होती है, कौन सी आपदा के बारे में हम पढ़ पाएंगे इस क्लास के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन के प्रकार। ये आपदा जो है ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला देखो, आपदा दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, मतलब प्राकृतिक आपदा। अब ये प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा का मतलब आप बेसिक सा मानो कि बहुत तेज धूल भरी आंधी आ जाना, जैसे बहुत सारे पेड़ गिरते हैं, बहुत सारे मकान गिर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा है। ओले आ जाना, हेल स्टॉर्म, जब ओले आते हैं तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा है। अर्थक्वेक भूकंप, जब किसी भी स्थान पर बहुत ज़बरदस्त भूकंप आता है, धरती हिलती है, तो इससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जैसे गत वर्षों में हमने देखा है कि गुजरात के भुज में लगभग 30 वर्ष के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त भूकंप आता है, बहुत सारे लोग मरते हैं। 2001 में गुजरात में भूकंप आया, 50,000 लोग मारे गए। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में आया। तो ये भूकंप ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। और क्या प्राकृतिक आपदा में? लैंडस्लाइड्स मतलब बर्फ का गिरना, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है वो टूट के गिरती है, तो उसके नीचे जो लोग दब जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हम सुनते हैं कि लद्दाख में लैंडस्लाइड बर्फ के टूटकर गिरने से सैनिकों की या इंडियन आर्मी की एक पोस्ट उसके नीचे दब गई। कुछ सैनिकों को बचाया गया, लेकिन 4 फौजी जो हैं उनको नहीं बचाया जा सका। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर है। अब दूसरा टाइप डिजास्टर मैनेजमेंट का आपदा का क्या है? तो आर्टिफिशियल डिजास्टर मतलब मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा। अब मानवकृत आपदा क्या है? क्या मानवकृत कोई आपदा हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी, इन शहरों के ऊपर एटम बम मारे गए। 6 अगस्त 1945 को जब पहला एटम बम जापान के ऊपर मारा गया, हिरोशिमा शहर के ऊपर, लिटिल बॉय नाम का, तो उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस हो गया। देखो, जब टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या कुछ चीज़ें रह पाएगी? जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन के उठ जाता है। वहाँ का टेम्परेचर तो 400 डिग्री सेल्सियस था। 400 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। जैसे जो इंसान है वो भी भाप बन के उठ गए, कोई भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भाप बन के उठ गए। सिर्फ दीवारें बची थी, जो कंक्रीट की दीवारें बनी होती है, सिर्फ दीवारें बची थी, बाकी की सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई। तो ये क्या है? ये एक मानवकृत आपदा है जो मानव के द्वारा लाई जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एटम बम, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक मानवकृत आपदा है जो मानव के द्वारा जो चीज़ें तैयार की जाती है उससे जो आपदा आती हैं। जैसे डैम देखिए, 1967 में महाराष्ट्र के अंदर एक बांध है, बांध का नाम है कोयना बांध, कोयना नदी के ऊपर है। बांध में पानी ज़्यादा था, इस वजह से हमारी पृथ्वी का जो एक हिस्सा, एक प्लेट जो है वो थोड़ी खिसकने लग गई, उसकी वजह से वहाँ भूकंप आ गया। इस वजह से भी मतलब ये जो तबाही आती है ये मानवकृत है। जैसे टिहरी डैम, बहुत बड़ा डैम बनाया गया टिहरी डैम। आप अनुमान लगाइए कि टिहरी डैम की ऊंचाई 261 मीटर है। जब 261 मीटर ऊंचाई है तो इतना बड़ा डैम टूटेगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सारे क्षेत्र जो है ये जलमग्न हो जाएंगे। तो ये कैसी आपदा है? ये एक मानवकृत मतलब आर्टिफिशियल डिजास्टर है।
तो ये हमारा लेसन है। हमारे लेसन का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन। कोई भी आपदा आती है, वो आपदा कैसी हो सकती है, उस आपदा से हमें कितना नुकसान हो सकता है, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, और जो आने वाली आपदा है उसका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, मतलब उससे बचने के लिए हम क्या क्या तरीके या क्या क्या उपाय जो हैं वो कर सकते हैं। तो वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर और आर्टिफिशियल डिजास्टर। देखिए इस लेसन के अंदर जो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का लेसन करवाऊंगा, हम कंप्लीट चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, उनको हम कर करके देखेंगे। तो आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं किया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ डिजास्टर देखते हैं हम कौन से डिजास्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सारे डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजास्टर जो है वो हम कौन से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड, मतलब ज्वालामुखी। विश्व में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ज्वालामुखी क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये नीचे से बहुत गर्म है, और नीचे की जो गर्मी है वो पिघलकर तरल के रूप में बाहर आके गिरती है। जो वो गर्मी तरल के रूप में बाहर आके गिरती है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से जहरीली गैस निकलते हैं, जिससे बहुत सारे इंसानों की, जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, और हमारे पर्यावरण के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप अनुमान लगाइए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के अंदर, अमेरिका में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है हवाई द्वीप। उसके ऊपर एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है कोलिमा। जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो ग्रीष्म काल के अंदर, मई जून जुलाई के अंदर, जब अमेरिका के अंदर गर्मी का सीजन आता है, उस सीजन के अंदर हवाई द्वीप को खाली करवा लिया जाता है, फायर ब्रिगेड वहां पर तैनात कर दिया जाता है। जो जहाज पानी भरते हैं और फिर हवा में उड़ के पानी डालते हैं, वो जहाज वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? क्योंकि जब ये ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, जब ये एक्टिव होता है, तब इसका जो लावा है, जो अग्नि है, वो 150 फीट की ऊंचाई तक उछलती है और उसके बाद में पृथ्वी पे गिरती है। तो इस द्वीप के ऊपर, हवाई द्वीप के ऊपर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जब ये वोल्केनो एक्टिव होता है तो कंप्लीट क्षेत्र को जो है वो खाली करवा लिया जाता है। तो इस प्रकार से वोल्केनो जो विश्व के ज्वालामुखी हैं, विश्व में कितने ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है एक्टिव वोल्केनो। कौन से ज्वालामुखी होते हैं, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। एक आपने पढ़ा होगा एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। देखो मैं आपको कंप्लीट चीज़ें वो हिंदी में पढ़ाऊंगा, आप ये टेंशन मत लेना कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, सारी चीज़ें हिंदी में बताऊंगा। ये आपको बेसिक समझाने के लिए है। बाई लैंग्वेज चलेंगे हम, हिंदी में भी बता दूंगा और इंग्लिश में भी बता दूंगा, तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बार बार जो है विस्फोट होते रहते हैं, वो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी का एक टाइप है। उसके बाद में एक्टिव ज्वालामुखी मतलब जो कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके मुख से 24 घंटा अग्नि, जलवाष्प, धुआं, गैस, कण निकलते रहते हैं, वो होता है एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। अब देखो इसके बाद में जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डोरमेंट, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें रुक रुक कर विस्फोट होते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्त। और तीसरा हमारा ज्वालामुखी है, उसका नाम है एक्सटिंक्ट, मतलब शांत ज्वालामुखी, जिसमें कई सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है।
और आने वाले समय में भी नहीं होगा। ऐसा ज्वालामुखी जो होता है वो होता है एक्सट्रीम एक्टिव वोल्केनो। तो ये ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, वो कंप्लीट पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे विश्व के ज्वालामुखी, कि विश्व में ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, दुनिया का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कौन सा है, कहाँ पर कौन से ज्वालामुखी हैं। डोरमानेंट, दुनिया का सबसे बड़ा डोरमानेंट ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, दुनिया का सबसे शांत ज्वालामुखी कहाँ है, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर है, इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, या मतलब किस महासागर के अंदर है। तो वो सारी चीज़ें ये हम समय के साथ साथ जो है वो पढ़ेंगे। अब आगे आता है वोल्केनोज ऑफ इंडिया, कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, इसके अंदर ज्वालामुखी है या नहीं है, यदि हैं तो कितने हैं, वो कहाँ पर हैं, क्या अपने हरियाणा के अंदर भी कोई ज्वालामुखी है। तो ये चीज़ें ये हम ज्वालामुखी के लेसन के अंदर पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम कौन से लेसन पढ़ने वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहला लेसन जो आपके सामने आता है वो आता है अर्थक्वेक। वोल्केनो हो गया पहला लेसन, तो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा लेसन हम कौन सा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हिंदी में कहते हैं भूकंप। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूकंप। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और कंप का मतलब कांपना। या मैं सामान्य शब्दों में बात करूं, पृथ्वी का हिलना, अपनी धरती का हिलना, ये अर्थक्वेक या भूकंप कहलाता है। अर्थक्वेक से भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, ये अर्थक्वेक जो है ये क्यों आते हैं, ऐसा कौन सा रीजन है कि अर्थक्वेक आ जाते हैं। अर्थक्वेक आते हैं, पृथ्वी हिलती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पृथ्वी कहाँ हिलती है, और जहाँ ज़्यादा पृथ्वी हिलेगी वहाँ पर जान माल का नुकसान ज़्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या मैनेजमेंट कर रखी है, क्या प्रबंध कर रखे है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब भूकंप आता है तो देखो किस प्रकार से तबाही आती है, आप इसका एक मंजर देख सकते हो। जब भूकंप आएगा तो बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाएंगी, मकान तहस नहस हो जाएंगे, लोग दब के मर जाएंगे। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है अर्थक्वेक के अंदर। और प्रसिद्ध अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रसिद्ध जो अर्थक्वेक हैं वो कब कब आए हैं, इनसे कितना नुकसान हुआ है, भारत का कौन सा क्षेत्र अर्थक्वेक जोन क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और किन किन क्षेत्रों के अंदर, किन किन राज्यों के अंदर ज़्यादा भूकंप आते हैं, उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। भूकंप के अंदर जो तरंगे आती हैं, जो वेव आती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे जितनी भी वेव हैं उनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये हो गया अर्थक्वेक। इसके बाद में साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये साइक्लोन जो है ये क्यों आते हैं, कहाँ पर आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि पिछले 2 सालों के अंदर जो साइक्लोन आए उनके नाम क्या है। ठीक है, कौन से साइक्लोन आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेन मतलब वर्षा, वर्षा से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब बहुत ज़्यादा वर्षा किसी स्थान पर आ जाती है, जिसे हम बादल फटना कहते हैं, तो ये बादल फटता है। ये बादल फटना की घटना क्या है, मेगा प्रस्फोट क्या है, वर्षा के कितने प्रकार हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ आती है, सबसे कम वर्षा कहाँ आती है, और एसिड रेन अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है, और विश्व में सबसे ज़्यादा एसिड रेन कहाँ पर आती है, एसिड रेन के नुकसान क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हम रेन के अंदर डिस्कस करेंगे। रेन का लेसन पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी घट रही है, नए नए रोग आ रहे हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन सरकार ने पहले ही पूछना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्लाइमेट एक्सचेंज, जलवायु परिवर्तन पर इंग्लैंड देश दुनिया का पहला देश है जिसने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये क्वेश्चन कंपटीशन ने पूछ भी लिया, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज पर इमरजेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, इंग्लैंड। तो उसने ये क्यों घोषित की, ये क्लाइमेट एक्सचेंज क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है,
इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इससे आने वाले समय में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लाइमेट एक्सचेंज के अंदर बात करेंगे। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तड़ित झंझा या मतलब बहुत तकड़ी आंधी, उसके साथ में वर्षा जो आती है, ये क्यों आती है, लो प्रेशर कहाँ पड़ता है, हाई प्रेशर कहाँ पर बढ़ता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टॉर्म, फ्लड्स मतलब बाढ़, ये क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीछे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई, बहुत सारे लोग जो है वो हमारे बिहार डूब जाता है आधे से ज़्यादा। 7 सिस्टर हमारे 7 राज्य हैं, उत्तर पूर्व के अंदर 7 राज्य हैं, वो इतने डूब जाते हैं कि अपने हरियाणा से एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का नाम है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, हिसार भिवानी रोहतक दिल्ली होते हुए त्रिपुरा जाती है। तो ग्रीष्म काल में वो ट्रेन 2 महीने के लिए बंद कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी फ्लड्स, इतनी बाढ़ आती है कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, वही दिखाई नहीं देती हैं। तो ये बाढ़ जो है ये क्यों आती है, कैसे इनको रोका जा सकता है। लैंडस्लाइड्स मतलब बर्फ का पहाड़ों से टूटकर गिरना, ये बर्फ क्यों गिरती है, इसे नुकसान क्या क्या है, इसे बचाव कैसे किया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगल और जंगल में लगने वाली आग, जैसे आप अनुमान लगाओ कि जंगल में आग लगती है तो बहुत नुकसान होता है जान और माल का। अनुमान लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया में पीछे 2020 के अंदर आग लगी और वो आग 6 महीने तक चलती रही, 2 करोड़ जीव जंतु मारे गए उसके अंदर, 2 करोड़। ये आग क्यों लगती है, अपने भारत के अंदर भी उत्तराखंड राज्य अपने देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आग लगने की जानकारी देने के लिए ड्रोन तैनात कर दिए हैं। तो ये फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये कैसे होता है, इसे बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले गिरते हैं, क्या है। ल्यूकुस्ट स्टॉर्म्स क्या है। मॉनसून क्या है, मॉनसून प्रस्फोट क्या है। अपने देश में मॉनसून का आगमन कब होता है, कंप्लीट देश में मॉनसून कब फैल जाता है, मॉनसून विच्छेद क्या होता है, बादल फटना क्या होता है, बादल क्यों फटता है, बिजली क्यों गिरती है, बिजली कहाँ कहाँ पे गिरती है, मकानों पे भी बिजली गिरती है, पेड़ पौधों पे भी गिरती है, इंसानों पर भी गिरती है। हम इस बिजली से कैसे बच सकते हैं, आसमानी जो बिजली गिरती है उससे बचने का कोई यंत्र है क्या, वो यंत्र कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इट्स मतलब इसके अलावा मैनी मोर्स, जो कुछ और हमारे लेसन रह जाएंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो कल से हम अपना पहला लेसन जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे और हमारे पहले लेसन का नाम होगा वोल्केनोज। ये हमारा पहला लेसन होगा, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं ज्वालामुखी। ये लेसन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, बाईलैंग्वेज हमारा ये लेसन चलेगा। तो ये हमारा पहला लेसन रहेगा और कल हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो ये क्लास थी ये बेसिक इंट्रोडक्शन की थी कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर मेनली कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा भी और कुछ जो हमारे टॉपिक बचेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें, ये आज इंट्रोडक्शन की हमारी क्लास थी और कल से हम अपनी फर्स्ट क्लास जो है वो शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।